ये तो हम कैंथोमेबा केराटिटिस शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है जितने भी माइक्रोबियल केराटिटिस हैं या अल्सर्स हैं वो सारे ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, वो सारे ही परमानेंटली पेशेंट को ब्लाइंड कर सकते हैं, तो उनका इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। ऐसे ही प्रोटोजोआ का भी इमीडिएटली हमें ट्रीटमेंट करना होगा अगर ये डायग्नोज हो जाता हो। एटियोलॉजी इसकी क्या आ जाएगी, कैंथोमेबा स्पीशीज़ आ जाएगी, नाम से पता चल रहा है कि एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, और जो फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है और मडी वाटर में पाया जा रहा है, काला पानी है, ठीक है, या फिर सॉइल के अंदर पाया जा रहा है। तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक ट्रोफोजाइट होते हैं जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है, जिसके अंदर ये रेप्लिकेट भी कर रहे होंगे और एक्टिवली डिजीज़ कोज कर रहे होंगे। दूसरी इसकी सिस्टिक फॉर्म है जो कि डोरमेंट फॉर्म है, जिसके अंदर बस मासूम बन के बैठे हुए हैं कि हमने अपने आप को बचाना है, बस जिंदा रहना है, ठीक है। और इसके रिस्क फैक्टर क्या आ जाएंगे, रिस्क फैक्टर आप लोगों को पता है कि फ्रेश वाटर जो कंटेमिनेटेड वाटर होगा, या मडी वाटर जो कंटेमिनेटेड वाटर है वो आंख में चला गया, या फिर कैसी मिट्टी चलेगी जिसके अंदर कैंथोमेबा था। ये डिसऑर्डर तब ही होंगे जब हमारी मतलब आई कोई एब्रेजन वगैरह हुई या आई कमज़ोर हुई किसी डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है, या कोई ओकुलर ट्रॉमा वगैरह हुआ है, या फिर कोई इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन चल रही है, कोई एड्स वगैरह, या फिर कोई कोर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है पेशेंट। और उसके बाद हमारे आ जाएंगे क्लिनिकल फीचर्स। सिम्टम्स आप लोगों को पता है कि सारों में सेम ही आ रहे हैं। ब्लड विजन आ जाएगी, ठीक है, फिर लैक्रिमेशन होगी, फिर फोटोफोबिया होगा, ज़रा लाइट से डर लगेगा, और पेन बहुत ज़्यादा फेयर होगी। और पेन ऐसी होगी कि हमें बाकी साइंस नज़र ही नहीं आएंगे, ये वाले साइंस तो नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, अगर लगेंगे भी तो बिल्कुल छोटे छोटे से साइन लगेंगे, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा स्वेयर पेन होगी। बस ये आपने ये याद रखना है, इसका पैथोजेनोमिक है, ठीक है। उसके बाद हमारे साइंस आ जाएंगे जो कि हमने क्लिनिक में देखने हैं। एक तो हमें डिफ्यूज़ एपिथेलियल एपिथेलियोपैथी मिलेगी, मतलब पंक्टेड एपिथेलियोपैथी मिलेगी, छोटे छोटे सुराख मिलेंगे, जो एपिथेलियल सेल्स हैं ऊपर वाले कोर्निया के, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख मिलेंगे। फिर उसके बाद हमें स्यूडो डेंट्राइड्स मिलेंगे। आप लोगों को पता है ब्रांचिंग डेंट्राइड्स होते हैं, ऐसे ऐसे नजर आते हैं, आप लोगों ने कहीं पढ़े होंगे पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। उसके अंदर जब हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस पढ़ेंगे, उसके अंदर आंख में ऐसे अल्सर बनते हैं जो कि डेंट्रेटिक होते हैं, मतलब ब्रांचिंग अल्सर होते हैं। तो स्यूडो डेंट्राइड्स होंगे, असली वाले डेंट्राइड नहीं होंगे जो कि हर्पस सिम्प्लेक्स के अंदर पाए जाते हैं, उसके जैसे अल्सर होंगे छोटे छोटे, लेकिन वो वाले नहीं होंगे ये, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जेन में रखना है। फिर लिम्बाइटस होगा, जो हमारा लिम्बस है सामने, जो जहाँ पे मतलब कंजक्टाइवल और कॉर्निया का जंक्शन है, वो भी स्वेल हुआ होगा, सारा का सारा डिफ्यूज स्वेल होगा या फोकल लेकिन हो सकता है, इतना स्वेल हो सकता है या पूरा का पूरा स्वेल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाएंगे रिंग इनफिल्ट्रेट, जो कि इसका पैथोजेनोमिक रिंग एब्सेस पाए जाएंगे। मतलब ये होगा कि आपको पता है स्ट्रोमल लेयर होती है, पहले एपिथेलियल लेयर आती है, फिर उसके बाद बोमल लेयर आती है, फिर स्ट्रोमल लेयर आती है। स्ट्रोमल लेयर के अंदर नॉर्मली हम कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस पूरे सर्कुलर इन शेप होते हैं, रिंग बनी होती है कॉन्टैक्ट लेंस की, ठीक है। तो वो वैसे ही कॉन्टैक्ट लेंस इफेक्टेड कर देते हैं, मतलब रिंग के अंदर ही पेशेंट को इफेक्ट कर देते हैं, वहाँ पे सारे के सारे प्रोटोजोआ अंदर चले जाते हैं, मतलब जो हमारी स्ट्रोमल लेयर है वहीं पे ही हमारे इन्फिल्ट्रेट आ जाते हैं, मतलब इन्फ्लामेटरी सेल्स आ जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स वगैरह, मैक्रोफेजेस सारे, और साइटोकाइन्स वगैरह, ठीक है। वो एक तरह का रिंग सा बन जाता है, रिंग एब्सेस बन जाता है, उसको हम कहते हैं रिंग इन्फिल्ट्रेट हो चुका हुआ है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस वेयर की वजह से इन्फेक्शन हुआ था। आप लोगों को ये डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि रिंग एब्सेस है, ये सारी की सारी जो वाइड लेयर है ना, ये सारा अल्सर टाइप है, रिंग एब्सेस बन चुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा रेडियल केराटोन्यूरोटाइटिस, ये इसका पैथोजेनोमिक है। ये हमेशा याद रखना, ये नहीं भूलना कि जो हमारी नर्व्स होंगी ना, कॉर्नियल नर्व्स होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी स्वेल हो चुकी होंगी, क्योंकि जो अमेबा है ना वो एक तो नर्व्स को अफेक्ट करता है। जब नर्व्स को मतलब नर्व्स पे अटैक करेगा, साथ ही हमारे इन्फिल्ट्रेट्स भी वहाँ पे जाएंगे, सारी बात है, उसको अमेबा को रोकने के लिए पीछे वाइट ब्लड सेल और मैक्रोफेजेस वगैरह भी नर्व्स के ऊपर आ जाएंगे। तो नर्व्स को एक तरह का इनरोल किया होगा इन्होंने, अमेबा ने भी और हमारे इन्फिल्ट्रेट्स ने भी, ल्यूकोसाइट्स वगैरह ने भी। आपको पता है कि जो हमारी आइज़ के अंदर जो कॉर्निया के अंदर नर्व्स है ना, उनके अंदर तो हमारा जो ऊपर आप लोगों को पता है कि शीथ प्रेजेंट होती है, माइलिन शीथ भी नहीं होती, बरीक बरीक बहुत नर्व्स होती हैं ताकि हमारी विजन में कोई मसले मसाइल ना आए। लेकिन इस केस के अंदर हमारा जो अमेबा है वही इसको अफेक्ट कर रहा है, ऊपर से हमारे इन्फिल्ट्रेट आ गए हैं, तो नर्व्स बहुत मोटी मोटी मिलेंगी, इन लार्ज नर्व्स मिलेंगी, कॉर्नियल नर्व्स, ठीक है, जो कि पैथोजेनोमिक है इसका कैंथोमेबा का। उसके बाद कॉर्निया मेल्टिंग हो जाएगी, आपको पता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो सकती है, और कॉर्निया मेल्ट हो जाएगा और एक तरह का सुराख बन जाएगा उसके अंदर। और उसके बाद डायग्नोज हमें कैसे करना है, क्लिनिकल जो मैं साइन सिम्टम बता चुका हूँ। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आ जाएंगी जिसमें हम स्टेनिंग करेंगे। सबसे पहले स्टेनिंग आ जाएगी पेरियोडिक एसिड स्किप स्टेन या फिर कैल्क्यूफ्लोर वाइट स्टेन, ये दोनों स्टेनिंग हम कैंथोमेबा के लिए यूज़ करते हैं। ग्राम स्टेनिंग करते हैं, जिनसे स्टेनिंग करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि मेबिक सिस्ट वगैरह तो नहीं प्रेजेंट आंख के अंदर। फिर उसके बाद कल्चर कर लेंगे नॉन न्यूट्रिएंट अगार के ऊपर, साथ में इकोलाई डाल के कल्चर करके हमें पता चल जाएगा कौन सा प्रोटोजोआ प्रेजेंट है, ठीक है, और कितनी तादाद के अंदर प्रेजेंट है। और यही कल्चर हम पहले मतलब आई से कर रहे हैं, इन्फेक्टेड आई से, या फिर हम इन्फेक्टेड जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया है पेशेंट ने उससे भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी कॉर्नियल बायोप्सी आ जाएगी, मतलब जो अब अमेबा है ना उसने अल्सर कोज किया और वो बहुत डीप चला गया हुआ है, स्ट्रोमल लेयर से भी नीचे तक चला गया हुआ है, ऊपर से हम फिर स्क्रैच करेंगे अच्छी तरह से और बायोप्सी लेके
तो हम डायग्नोस करेंगे कि क्या कैंथोमेबा प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट आ जाएगा जो कि बहुत लॉन्ग कोर्स है। आप लोगों को पता है अगर एपिथेलियल लेयर तक प्रेजेंट है या बोमेंस लेयर तक प्रेजेंट है हमारा कैंथोमेबा, तो ट्रीटमेंट 3 से 4 महीने तक चलेगा। अगर उससे भी डीपर चला गया मतलब स्ट्रोमल लेयर तक चला गया हुआ है तो 6 से 12 महीने तक हमारा ट्रीटमेंट चलता रहेगा। फिर उसके हमारा डेब्रीमेंट आ जाएगा। डेब्रीमेंट ये होता है कि हमारा जो ऊपर से अल्सर है थोड़ा उसको रिमूव करना है, फिर हमने टॉपिकल ड्रग्स डालनी है ताकि वो नीचे तक जा सके। नीचे तक हमारा गया हुआ है ना मेबा, वो लेयर्स क्रॉस करके नीचे तक गया हुआ है। अगर हम ऊपर थोड़ी बहुत लेयर उठा लेंगे, साफ़ कर देंगे, फिर ड्रॉप्स डालेंगे तो यहाँ तक जाएगा जहाँ तक वो हमारा प्रोटोजोआ प्रेजेंट है। फिर टॉपिकल एमेबोसाइड्स आ जाएंगे, मतलब अमेबा किलिंग ड्रग्स आ जाएंगी जो हमने पढ़ी हुई हैं। माइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, प्रोपामाइडीन, एसिथायोनाइड थी, ठीक है, पॉलीहेक्सामेथाइलिन, बाइकोनाइड थी, फिर क्लोरहेक्सिडीन थी, फिर वोरिकोनाजोल थी, ठीक है। वो 2 ट्रीटमेंट करने में 2 ड्रग्स को जोड़ के देना है। इसको हम कहते हैं डुअल थेरेपी है, ठीक है। उसके बाद केराटोप्लास्टी आ जाएगी, मतलब ये अल्सर हमें पता चल चुका है कि अब रिजॉल्व नहीं हो सकता या ड्रग्स को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उसके अंदर हमने कॉर्निया ही रिप्लेस कर देना डोनर के साथ।